कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अब सपोज इस अकॉर्डिंग आपको गिवन है सपोज C1, C2, C3, C4 and C5। दिस एंड इज P, ये एंड आपका Q गिवन है, ये बेटा R, ये जंक्शन, और ये आपका S। वैल्यूज भी आपको गिवन है। देखो वैल्यूज क्या गिवन है, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड and C5 is given 5 microfarad। Calculate the equivalent capacitance, calculate the equivalent capacitance between points P and Q and if a battery is connected between these points, what will be if a battery of 10 volt is connected between these points, what will be charge on each capacitor? What will be charge on each capacitor? देखो बेटा, जब हमें डायरेक्टली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ना दिख रहा हो, तो जो जितने भी जंक्शंस होते हैं उनको अलग अलग नाम दे देते हैं। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर मोर देन वन वायर जा रहा हो। ये देखो आप एक जंक्शन हो गया, ये भी आप एक जंक्शन है, ये आप एक जंक्शन है, ये आपका जंक्शन है। हमें P और Q के अक्रॉस निकालना है बेटा, तो मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करता हूं। सपोज दिस इज P, ये P हो गया और ये Q। P और Q के अक्रॉस निकालना है। हमारे पास दो पॉइंट्स और हैं, एक है R और दूसरा है S। इस तरीके से बना लिया। अब रीड्रॉ करते हैं। देखो P Q बेटा R, ये सॉरी R इसे मानना पड़ेगा, R और S। अब देखो बेटा ये जो C1 है, C1 देखो किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, P और R के बीच में। तो P और R के बीच में हमने C1 कनेक्ट कर दिया। ये देखो C2 किसके बीच में कनेक्टेड है बेटा, C2 आप देखोगे डायग्राम में, तो C2 इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड S। C2 इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड S, तो P और S के बीच में बेटा C2 कनेक्टेड है। C5 कनेक्टेड है R और S के बीच में। यहां पर बेटा कनेक्ट कर दिया हमने C5। फिर C3 कनेक्टेड है बेटा R और Q के बीच में। तो R और Q के बीच में हमने C3 कनेक्ट कर दिया। देन C4 देखो बेटा S और Q के बीच में कनेक्टेड है, यहां पर हमने C4 कनेक्ट कर दिया। हमें क्या करना है बेटा, हमें P और Q के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है। तो बेटा P और Q के अक्रॉस निकालना है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कंडीशन पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में इफ अपोजिट आर्म्स के कैपेसिटेंस, और उस केस में आपका रेजिस्टेंस होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है, तो या फिर रेशियो आर्म्स, मतलब
मैं पहले मल्टीप्लीकेशन से समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। अपोजिट आर्म्स का यदि कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है देन ये बैलेंस ब्रिज कंडीशन कहलाती है। बैलेंस ब्रिज कंडीशन में इसके अक्रॉस कोई भी करंट या चार्ज फ्लो नहीं होगा, मतलब इसका सर्किट में कोई काम नहीं रह जाता, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। बैलेंस ब्रिज कंडीशन को हम प्रूव करेंगे, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है। तो आप देखो यहाँ पर क्या C1 C4 और C2 C3 इक्वल है, तो C1 इंटू C4 बेटा कितना हो जाएगा 16 माइक्रोफेरेड, और C2 और C3 कितना हो जाएगा 16 माइक्रोफेरेड, मतलब C1 एंड C4 इज इक्वल टू C2 इंटू C3। इट मीन्स दिस इज बैलेंस ब्रिज कंडीशन, और बैलेंस ब्रिज कंडीशन में C5 के थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता है, तो ये इनअफेक्टिव हो जाता है, तो इसे सर्किट से हम हटा सकते हैं। यदि आप इसे सर्किट से हटा सकते हैं तो क्या अब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान नहीं दिखने लग गया? आप देख सकते हो कि C1 और C3 कैसे हैं बेटा, C1 और C3 सीरीज में है, C2 और C4 सीरीज में है, और इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। ये बात क्लियर है? यस सर। या हम ये भी बोल सकते हैं कि C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं, रेशियो लेते हैं तो कई बार हम C1 अपॉन C2 कर जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपोजिट आर्म्स के कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि इक्वल है तो वो बैलेंस ब्रिज कंडीशन है, तो जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है उसके अलावा जो डायगोनल बचा उसके थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब देखो आपका कितना आसान हो गया सी इक्विवेलेंट निकालना। अब सी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आप। तो आप यहां लिख सकते हैं कि सिंस C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 इंटू C4, hence bridge is balanced hence no charge flows through या stored on C5। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो हम ग्राफ क्या करते हैं, उसको रीड्रॉ करते हैं बेटा, रीड्रॉ करते हैं और सही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन, इसे मैं C डैश मान ले रहा हूँ, इसकी कॉम्बिनेशन को C डबल डैश, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C3, तो 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, ये हो गया बेटा 1 अपॉन 2, तो C डैश इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। सेम आपका C डबल डैश भी 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, hence C equivalent is equals to C dash plus C double dash, तो 2 plus 2 is equals to 4 माइक्रोफेरेड। अब C equivalent पता है, अब इन्होंने बोला यदि इसके अक्रॉस हम 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दें तो बेटा Q is equals to क्या हो जाएगा C equivalent into V, तो ये हो गया बेटा 4 into 10 to the power minus 6, एंड पोटेंशियल कितना बताया था बेटा आपको 10 वोल्ट। 10 वोल्ट, तो ये 40 माइक्रोकूलम हो गया। अब ये बताओ 40 माइक्रोकूलम आया यहां से, तो क्या इन दोनों के थ्रू, क्योंकि C1 C3 और C2 C4 इनका जो आपका कैपेसिटेंस है वो इक्वल है, तो चार्ज आपका इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि C1 C3 से 20 जाएगा और C2 C4 से 20 जाएगा। क्लियर है? 40 आया तो बेटा इसके अक्रॉस डिवाइड होगा, C1 C3 की वैल्यू सेम है और C2 C4 की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर चार्ज 40 दोनों आर्म्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 20 माइक्रोकूलम, यहाँ से 20 माइक्रोकूलम। अब C1 और C3 सीरीज में है तो दोनों में 20-20 आएगा, और C2 और C4 भी सीरीज में, तो इनके अक्रॉस भी 20-20 आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। तो चार्ज ऑन
C1, C2, C3, C4 is 20 microcoulomb and charge on C5 is equals to 0. क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड. सर ये C1, C3 और C2, C4 20 सेम कैसे है? अरे अभी नहीं मैंने बताया कि ये 40 आया तो C1 C3 के कॉम्बिनेशन का देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था 20 माइक्रोफैरेड. सर C2 और C4 का कॉम्बिनेशन कितना था, सॉरी 2 माइक्रोफैरेड, इसका भी 2 माइक्रोफैरेड. चार्ज बेटा कैपेसिटी पे ही तो डिपेंड करेगा. दो C1 C3 का कॉम्बिनेशन और C2 C4 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल है वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल है तो चार्ज आपका इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, आपका आर्म्स का सेम कैपेसिटेंस है तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो गया. अब C1 C3 सीरीज में और C2 C4 भी सीरीज में. जब इस आर्म में 20 है तो इन दोनों में भी 20 होगा और इन दोनों में भी 20 होगा. सर सर अगर 5 जैसे 5 होते कैपेसिटर तो सर ब्रिज की कंडीशन ही लग पाती फिर. क्या बैलेंस ब्रिज होगा? यदि बैलेंस ब्रिज नहीं होता है तो बेटा 2-2 3-3 पेज चला जाता है सॉल्व होने में. फिर हम उसे सॉल्व कर. हाँ सर ये कह रहे अगर 5 जैसे कैपेसिटर होते 4 की जगह मतलब 5 ही थे बेटा, वो तो हट गया ना बैलेंस ब्रिज की वजह से. कैपेसिटर तो 5 ही थे लेकिन बैलेंस ब्रिज कंडीशन बनने की वजह से एक हमारा किसी काम का नहीं रह गया था, इनइफेक्टिव था, इसलिए उसको हटा दिया. जब भी आपके 5 होना तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है क्या ये बैलेंस ब्रिज कंडीशन है. बैलेंस ब्रिज कंडीशन है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और आपके सिलेबस में अनबैलेंस्ड ब्रिज के क्वेश्चन नहीं आते हैं. मैं आपको एक आध क्वेश्चन कराऊंगा वो भी उसमें जब हम केवीएल केसीएल पढ़ चुके होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में तब हम करेंगे. आप देखोगे 2-2 पेज का चला जाता है. तो हमारे सिलेबस में जो आता है वो बैलेंस ब्रिज ही आता है. बैलेंस ब्रिज नहीं है तो किरचॉफ का हम केवीएल और केसीएल रूल पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कि इक्वली एप्लीकेबल है कैपेसिटेंस के केस में भी. उससे फिर सॉल्व करते हैं. यस सर. और बैलेंस ब्रिज की कंडीशन मैंने अभी आपको कैपेसिटेंस में डायरेक्टली लिखवा दी है. इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसमें प्रूफ भी कराएंगे इसी कंडीशन को सेम. हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आप लोग ही ट्राई करना. ये बेटा डायग्राम आपको एक दिया हुआ है. हमें इसमें क्या करना है बेटा अच्छा सभी की जो वैल्यू है C1 इज इक्वल टू C3, C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज 10 माइक्रोफैरेड. 500 वोल्ट की सप्लाई कनेक्टेड है बेटा, इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ. C4 के अक्रॉस मतलब ये 4 कैपेसिटर से इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 500 वोल्ट की सप्लाई है. हमें क्या करना है, डिटरमाइन फर्स्ट equivalent capacitance and second charge on each capacitor. Charge on each capacitor. फटाफट सॉल्व करो बेटा सभी लोग. पहले आप लोग तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बेटा. C1, C2 और C3 आर इन सीरीज. तो ये बताओ इनके इक्विवेलेंट को यदि मैं C डैश मान लेता हूं तो क्या बेटा ये C/3 हो जाएगा. यस सर. याद हो आपको तो मैंने बताया भी था
यदि एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में है तो सी अपॉन एन हो जाता है। ये हो गया बेटा 10/3 माइक्रोफेरेड। नाउ सी डैश एंड C4 आर इन पैरेलल, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डैश प्लस C4। ये हो गया बेटा 10/3 प्लस 10, हो गया 40/3 माइक्रोफेरेड। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब C1 C2 और C3 पे चार्ज सेम होगा। यस सर। ये बताओ C1 C2 C3 इन सब सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि C1 C2 और C3 के अक्रॉस 500 वोल्ट है। यस सर। इसके अक्रॉस चार्ज बेटा क्या हो जाएगा, C डैश इंटू V। यस सर। C डैश की वैल्यू कितनी है 10/3 माइक्रोफेरेड, तो 10/3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 500। क्लियर? यस सर। अच्छा, C4 के अक्रॉस बेटा जो पोटेंशियल है वो 500 है, और C4 की वैल्यू कितनी है, तो अगेन आपका C4 इंटू V। C4 कितना है 10 माइक्रोफेरेड, और V की वैल्यू कितनी है बेटा 500। खत्म। क्लियर है ना सभी को? यस सर। कोई डाउट? नहीं तो अगला क्वेश्चन पे आए फिर हम। आगे बढ़े? यस सर। कभी भी यदि बेटा दो पॉइंट्स के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो उन दोनों पॉइंट्स को आप एक ही नाम दे सकते हैं। एक कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब कोई भी कैपेसिटेंस कनेक्टेड नहीं है, तो वो दोनों पॉइंट्स को हम बोल सकते हैं कि ये सेम पोटेंशियल पर। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि पहले मैं इस डायग्राम को बना दूं फिर आपको बता रहा हूं। ये डायग्राम को जब इस कॉन्सेप्ट से हमारा डायग्राम थोड़ा स्मॉल में रिड्यूस हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बहुत ज्यादा, ये तो थोड़ा आसान है काफी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा था आपको कि जैसे कि ये दो पॉइंट्स है बेटा, मेरी बात अच्छे से समझना सभी लोग। ये यहां से चले बेटा हम ए से, तो क्या यहां से लेके इस जंक्शन का कुछ कनेक्टेड है? नहीं है। तो मतलब यदि ये ए है तो बेटा ये भी ए है, ये तो बहुत कॉमन सेंस है, तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ये बेटा बी है, तो क्या ये वाला पॉइंट भी बी होगा? यहां से यहां तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा। यहां से यहां कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा। आगे देखो कैपेसिटेंस हो गए तो सेम नाम नहीं दे सकते, आगे कैपेसिटेंस हो गए तो सेम नाम नहीं दे सकते। ये पॉइंट बी है तो बेटा क्या ये वाला पॉइंट भी बी होगा? अब क्या करते हैं, अब अलग नाम दे देते हैं। ये अलग जंक्शन है तो बेटा इसे डी मान लिया, और ये आपका अलग जंक्शन है तो इसे आपने ई मान लिया। ये नामकरण समझ में आया? यस सर। इफ दो पॉइंट्स के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है बेटा तो वो सेम पोटेंशियल के होंगे। हम क्या निकालना चाहते बेटा यहाँ पर, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो हमने नामकरण कर दिया। हमें ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, सॉरी सी इक्विवेलेंट निकालना है। यहां हमने लिखा ए और यहां लिखा बेटा बी। अब और कौन कौन से नाम है हमारे पास, ए बी के अलावा एक डी है,
और एक ई है, एक डी है और एक ई है। वैसे इसको बेटा ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको मैं इसे सिंपल तरीके से बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें इतना नामकरण आपको कॉम्प्लिकेटेड और बना देगा, क्योंकि एक आसान है, इसकी जरूरत कहीं और बताएंगे आपको, क्यों फालतू में आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। इसमें रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है डायग्राम की। अच्छा ये बताओ, क्या बेटा ये 4 और ये 4 आपके किसमें है? पैरेलल। और ये 1 और 1 किसमें है? पैरेलल। तो मैं यदि इसको रिड्यूस करूं बेटा, तो ये आपका 8 का तो 8 रहा, और ये 4 और 4 मिलके 8 बना देंगे कि नहीं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली यस ऐड हो सर। जाता है। यहाँ हमारा 2 का 2 रहा, लेकिन ये 1 और 1 मिला के क्या यहाँ पर 2 बना देंगे, क्योंकि पैरेलल यस कॉम्बिनेशन में सर। डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो क्या ये जो आपका डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो गया? यस सर। नाउ दिस 8 and 8 are in series, सीरीज। and this 2 and 2 are in series. सीरीज। 8 और 8 दोनों इक्वल हैं, दोनों सीरीज में है, तो बेटा इनका सी इक्विवेलेंट 8/2 हो जाएगा। आपको सब लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार C1, एक बार C2, C3, C4 नाम लिखेंगे, फिर उनका C1 C2 सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट C डैश हो गया, और हर स्टेप का डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो 8 और 8 4 हो गया, मैं नहीं सारा चीज लिखवा रहा हूँ, आपको बता दिया। तो क्या बेटा 8 और 8 मिलके 4 हो जाएंगे? यस सर। और 2 और 2 मिलके 1 हो जाएंगे। यस सर। क्या 4 और 1 आपके अब पैरेलल में है? यस सर। तो अब क्या इनका सी इक्विवेलेंट डायरेक्टली 4 + 1 5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। यस सर। सभी क्लियर है? यस सर। बताइए बेटा, किसी को डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा दूं इसे फिर मैं। यस सर। देखो अब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहली बेटा लाइन में क्या है आपका? 1 है, दूसरे बारे में 2 है, फिर आपके 4 है, फिर 8 है। इसी अकॉर्डिंग से आपका ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर? सी इक्विवेलेंट यस सर। निकालो बिटवीन ए एंड बी, फटाफट। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? 2। हाँ बेटा 2। पहले वाले को बेटा हम पहले वाले लाइन के C1 मान लेते हैं, तो C1 1 माइक्रोफैरेड हो गया। दूसरे में बेटा 2 है और इक्वल है सीरीज में, तो क्या C2 की वैल्यू बेटा क्या हो जाता है? C/2। तो C/2 का मतलब क्या हो गया आपका? 1/2। तीसरे वाले में बेटा 4 है, तो क्या बेटा C/4, तो 1/4 हो जाएगा। अब C1 C2 C3 सो ऑन ये आपके पैरेलल में हो जाएंगे, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 + C4 सो ऑन हो जाएगा। तो क्या बेटा ये 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 सो ऑन हो जाएगा। तो क्या बेटा ये आपकी एक जीपी है?
इनफाइनाइट sir. जीपी का सम क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू बेटा 1 है, 1 माइनस रेशियो 1/2 है, तो 1 अपॉन 1/2 क्या आंसर 2 है। मैंने जल्दी सॉल्व कर दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। Yes, sir. कंफर्म समझ में आया है ना? Yes, sir. नेक्स्ट कराऊं? देखो, जो नहीं समझ पा रहे हो, कहीं समस्या हो तो बेटा बताते जाएं। आप यदि नहीं बताओगे तो इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हटा दूं इसे? यस सर। चलिए बेटा, देखो नेक्स्ट आपको तो मैं वैल्यू सीधे लिख दे रहा हूँ, माइक्रोफैरेड में है सब। ठीक, आप लोग लिख देना उसे माइक्रोफैरेड भी। फाइंड सी इक्विवेलेंट across A and B, and second, potential difference across 1 microfarad। मुझे सी इक्विवेलेंट बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग करके आना। सी इक्विवेलेंट बहुत जल्दी में बताना, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करने बैठ जाओ आप। यहाँ बेटा 3 और 6 आपकी 9 हो गया। 9 और 4 आपकी सीरीज में सी डैश मान लेते हैं, तो ये 9 इंटू 4 अपॉन 9 प्लस 4 तो 36 अपॉन 31 हो गया। देन ये आपका जो कॉम्बिनेशन है 12 के साथ पैरेलल में, सी डबल डैश मान लेते हैं बेटा, 12 प्लस 36 अपॉन 31 हो जाएगा। इसको करो Upon बेटा। 13. अच्छा सॉरी बेटा, 13 एलसीएम बेटा 13 हो गया। 13 इंटू 12 करो, 13 इंटू 12 156 156. प्लस 36, ये हो गया 192 अपॉन 13। अब 192 अपॉन 13 और 2 और 1 ये आपकी सीरीज में, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 192 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। एलसीएम यहाँ पर 192 हो गया बेटा, तो 13 प्लस 192 प्लस 96 ऐड करो बेटा, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 301। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी बेटा 192 अपॉन 301। आ गया ये? सर 6 वोल्ट भी तो है। अरे वोल्ट को कैपेसिटेंस में ऐड करोगे क्या आप? मैं सी इक्विवेलेंट बता यस रहा हूँ। सर। ऐसी यस सर। ऐसी गलती ना करो, अत्याचार है बेटा ये तो। चलिए आप वो पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करके आएंगे। ठीक बेटा, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ।
और इसको आप ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बोर्ड एग्जाम नहीं देना, आप लोगों को देना है, मेरा काम है आप लोगों को समझाना। उसको आप अच्छे से लिख के रखना है। स्टेप बढ़ जाती हैं, आपको हर स्टेप को लिखना पड़ता है, रिड्यूस करके हर बार डायग्राम बनाना होता है। जैसे आपने 3 और 6 को लिखा, इसके बाद आपको इसको बनाना पड़ता है अलग से। ठीक है बेटा, थैंक यू।